जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का शिक्षक परिवार राज एकेडमी प्रयागराज पर। साथियों, आपके सीटेट एग्जाम के लिए मैराथन क्लास की शुरुआत कर दी गई है। पिछले वीडियो में साथियों हमने फटाफट अंदाज में 50 से भी ज़्यादा प्रश्नों को बहुत तेजी के साथ देखा था और एक एक ऑप्शन को व्याख्या सहित देखा था। तो बहुत ही शानदार क्लास आ रही है जिस पर आप सभी का काफ़ी अच्छा प्यार भी देखने को मिला है। तो साथियों, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाकर जरूर देखिएगा। आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसमें डाले गए हैं। और यह वीडियो भी साथियों आपके साइकोलॉजी का ही है, मनोविज्ञान का ही है। इसमें साथियों मैं कुछ और छटे हुए प्रश्न लेकर आया हूं जो उस वीडियो में नहीं बता पाया था। तो साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है, तो पूरा वीडियो साथियों देखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूं, एक एक पॉइंट को हम समझेंगे और आपके सीटेट के एग्जाम में धुआं धुआं उड़ा देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं साथियों फटाफट अंदाज में पहले प्रश्न की। तो साथियों, वीडियो पर अभी आप नए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए साथियों, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से एग्जाम की तैयारी कराई जाती है और साथ में ऑथेंटिक न्यूज दी जाती है। फालतू की फर्जी वीडियोज नहीं बनाई जाती हैं, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट अंदाज में पहला प्रश्न देखते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो साथियों, बहुत बार यह क्वेश्चन आ चुका है परीक्षा में। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो साइकोलॉजी को हिंदी में हम कहते हैं साथियों मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान साथियों किस भाषा से आया हुआ है? ये साथियों इसको अंग्रेजी में कहेंगे साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी साथियों लैटिन भाषा से आया है। ठीक है, किससे? लैटिन भाषा से आया है। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों जो साइकोलॉजी है यह साथियों दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इसको भी आप जानते रहिए, कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। साइके, क्या? साइके, PSYCHE, साइके प्लस लोगस। ठीक है, लोगस, ये दो शब्दों से मिलकर बना है और इसका अर्थ साथियों क्या होता है? साइके का अर्थ होता है आत्मा। ठीक है, आत्मा या जीवन आप कह लीजिए, और लोगस का अर्थ होता है व्याख्या करना अथवा अध्ययन करना। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आत्मा का अध्ययन करना, जीवन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है साथियों? साइकोलॉजी कहलाता है। तो साइकोलॉजी साथियों आपका लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा का शब्द है। तो आपका तीसरा पॉइंट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? देखिए, आप परीक्षा में कुछ लोग यहाँ गलती करते हैं, यहाँ नहीं है पूछा है और इसको ध्यान नहीं देते हैं, और जैसे ही पहला ऑप्शन पढ़ेंगे उनको ये दिखाई नहीं देगा, उनको दिखाई देगा कि शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है, तो यो साथियों पहला ऑप्शन उनको सही लगेगा और पहला ही ऑप्शन सही कर देंगे। तो नहीं है, बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये परीक्षा में गड़बड़ी कर देता है। ठीक है, तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है, किसमें उपयोगी नहीं है? पहला ऑप्शन है बालकों की मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में। तो साथियों बालकों की मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में शिक्षा मनोविज्ञान बिल्कुल उपयोगी है। ठीक है, तो बिल्कुल उपयोगी है, तो ये नहीं उत्तर होगा क्योंकि यहाँ नहीं है पूछा है। शिक्षण विधियों के चयन में बिल्कुल मनोविज्ञान द्वारा साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा शिक्षण विधियों का चयन किया जाता है कि बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाए, किस परिस्थिति में कौन सा विषय कब पढ़ाया जाए। ये सब सारी चीज़ें जो विद्यालय की होती हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान निर्धारित कर देता है। अगला ऑप्शन है छात्रों को अभिप्रेरित करने में, बिल्कुल मोटिवेट करने में साथियों छात्रों को बहुत बड़ा योगदान आपका शिक्षा मनोविज्ञान का रहेगा। चौथा ऑप्शन है पशुओं के प्रयोग पर। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों शिक्षा मनोविज्ञान का पशुओं के प्रयोग करने पर कोई यहाँ पर जो है उपयोगी नहीं है, तो इसलिए आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पूछा है नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों फटाफट अंदाज में हम सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो को अभी आपने लाइक नहीं किया तो साथियों लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों में एक बार शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है, चलिए देखते हैं। औद्योगिक मनोविज्ञान तो मनोविज्ञान के अंतर्गत आएगा। राजनैतिक विज्ञान साथियों जो पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल क्षेत्र है वो साथियों मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसलिए साथियों यह मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आएगा, तो इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आपका विकृत या क्लिनिकल मनोविज्ञान ये भी आएगा मनोविज्ञान के अंतर्गत, और असामान्य मनोविज्ञान ये सभी आएंगे। जो आपका साथियों राजनैतिक मनोविज्ञान है ये साथियों आपका नहीं आएगा, किसमें? मनोविज्ञान के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा एक कथन दिया गया है, चौथा क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ठीक है, मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का, बिहेवियर का क्या है साथियों? शुद्ध है विज्ञान है। ये किसने कहा है साथियों, किसका कथन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वाटसन का। ठीक है, किसने किसने कहा है, किसका कथन है? वाटसन का है। और साथियों वाटसन ने ही कहा था कि मुझे कोई भी बालक ला कर दे दो, मैं उसे जो चाहे बना सकता हूँ, डॉक्टर बना सकता हूँ, चोर बना सकता हूँ, डाकू बना सकता हूँ। ठीक है, तो साथियों क्योंकि इन्होंने बालक को कोरे कागज के समान तुलना की है। ठीक है, कि मतलब बच्चा पैदा होता है तो
कुछ भी जानकारी नहीं होता है। जैसे आप एक सफ़ेद कापी, एक सादा जो है कापी लेकर आते हैं मार्केट से खरीद कर, उस पर जो चाहे आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार बच्चा भी एक कोरे कागज की तरह होता है, उस पर आप जो लिखना चाहेंगे वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, लैटिन शब्द साइको का अर्थ है। अभी हमने ऊपर चर्चा किया था साथियों, ठीक है, कि जो साइकोलॉजी है दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, साइके, ठीक है, और लोगस। तो साइको का जो साइकोलॉजी अंग्रेजी में है उसको में साइको का साथियों अर्थ है आपका आत्मा। आत्मा अर्थ है, अभी हमने ऊपर चर्चा किया था। और लोगस का अर्थ है अध्ययन करना, LOGUS, लोगस। ठीक है, और यह लैटिन भाषा से बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद साथियों आपको एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, मेरे अंदर कोई कमी है पढ़ाने में, तो आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा साथियों, एक प्यारा सा। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। साथियों फ्री नोट्स PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर मैंने साथियों CTET, UP TET, सुपर टेट सभी नोट्स साथियों एकदम कंप्लीट बेहतरीन नोट्स आपके बड़े टीचर्स के, कोई भी टीचर हो मार्केट में, सभी के नोट्स वहां पर आपको फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, पैसे लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो मनोविज्ञान के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आएगा? असामान्य मनोविज्ञान तो मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। औद्योगिक मनोविज्ञान भी आएगा। और आपका आर्थिक मनोविज्ञान क्या होगा साथियों? आर्थिक मनोविज्ञान जो होगा ये नहीं आएगा। अर्थ यानी कि यहाँ पर पैसे की, धन की बात की जा रही है, जो कि साथियों आपका हमने ऊपर देखा था जो राजनैतिक मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता। उसी प्रकार जो धन है साथियों, यहाँ पर मनोविज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, धन दौलत रुपया पैसा से आपका कोई लेना देना नहीं है। या साथियों जो राजनैतिक मनोविज्ञान है उसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, आर्थिक, तो ये मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आएगा आपका आर्थिक मनोविज्ञान। बाकी पशुओं पर अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि सारे लगभग प्रयोग जो है पशुओं पर ही किए गए हैं मनोविज्ञान के। इसके अलावा औद्योगिक मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, ये सभी मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन एक शिक्षक को क्यों करना चाहिए? छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके नहीं, प्रभावित करने के लिए नहीं, स्वयं को समझ सके ये भी नहीं, पशुओं पर प्रयोग कर सके, पशुओं पर क्या प्रयोग करेंगे आप मनोविज्ञान? ठीक है, तो तीनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। तो साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा साथियों चौथा वाला, शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सकें। जो साथियों कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया है, अगर आप शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन किए रहेंगे और आप एक टीचर हैं तो बच्चों को अच्छे से समझ ले जाएंगे, किस बच्चे को किस तरीके से पढ़ाया जाए, कौन सी शिक्षण विधि अपनाई जाए। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको जानकारी रहेंगी, तो आप शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकेंगे और बच्चा अधिक से अधिक सीख सकेगा आपसे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। तो वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है साथियों? वर्तमान समय में जो मनोविज्ञान है ये साथियों आपका व्यवहार का विज्ञान है। क्या? व्यवहार का, बिहेवियर का विज्ञान है। ठीक है, बाकी आपका आत्मा का मनोविज्ञान एकदम शुरू में माना जाता था, फिर चेतना का, फिर मस्तिष्क का, और वर्तमान समय में व्यवहार का मनोविज्ञान है। जो है ये क्षेत्र है कौन सा? मनोविज्ञान का। यानी कि इसमें हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं, बिहेवियर का अध्ययन करते हैं मनोविज्ञान में। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट, कोई भी एग्जाम हो, ये सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में छपने वाले हैं। ठीक है, देखिए, तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। देखिए मैंने अभी ऊपर इसके बारे में बताया था, इसके बारे में, वाटसन के बारे में। वहां पर वाटसन ने कहा था कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। क्या? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ये कथन किसका है? वाटसन का। और वहीं पर मैंने बताया था कि वाटसन ने कहा था कि मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, डॉक्टर बना सकता हूँ, चोर डाकू कुछ भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपका वाटसन ने कहा था। और साथियों ये बच्चों को एक कोरे कागज की तरह मानते हैं। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण आपके लिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। यानी कि एजुकेशन में साथियों प्रेरणा अर्थात मोटिवेशन की बात करें तो काफी अहम रोल होता है। अगर हम किसी बच्चे को मोटिवेट कर दें, उसे प्रेरणा दे दें, तो वह साथियों कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो प्रेरणा की रहती है शिक्षा प्रक्रिया में। तो ध्यान से देखिएगा आगे का क्या कहता है क्वेश्चन। इस बात को ध्यान में रखें, जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। अगर इस बात को ध्यान में रखा जाए तो अध्यापक को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, तो ध्यान से देखिएगा। कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, बिल्कुल कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना चाहिए, और यहाँ पर पूछा है नहीं है। ठीक है, तो अगला देखते हैं। शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना, बिल्कुल
विद्यार्थियों को समाज में जितना अधिक उठना बैठना, मेल जोल या फिर जितना अधिक भागीदारी लेने का मौका मिलेगा, वो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं है पूछा है। अगला है इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना। देखिए बिल्कुल निगेटिव आंसर है और यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं है पूछा है। तो ये साथियों प्रेरणा का कार्य यह शिक्षक द्वारा नहीं कराना चाहिए। प्रेरणा का प्रयोग करके शिक्षक को यह कार्य बच्चों द्वारा नहीं कराना चाहिए। इनामों का प्रलोभन नहीं देना चाहिए और बालकों में प्रतिद्वंद्विता नहीं पैदा करनी है। तो इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और चौथा है बालकों को अपने कार्य में सफलता का अवसर प्रदान करना। बिल्कुल बालकों को अपने सफलता के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। ये भी आपका जो है अध्यापक का एक कार्य है, तो ये कार्य अध्यापक का नहीं है और तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु काम में ली जा सकती है? तो मूल प्रवृत्ति साथियों क्या होती है? जो बच्चों के अंतर्गत जन्मजात होती है उन्हें मूल प्रवृत्तियां कहते हैं। जैसे हमारे अंदर बड़े होने पर भी कुछ ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं जो जन्मजात होती हैं, उनको हम मूल प्रवृत्तियां कहेंगे। तो बच्चों के अंतर्गत एक साथियों बच्चों के अंदर एक मूल प्रवृत्ति पाई जाती है जिज्ञासा। जिज्ञासा साथियों क्यूरियोसिटी जिसको कहेंगे, यानी कि बच्चा साथियों अधिक से अधिक जानने की कोशिश करता है। ठीक है, हवाई जहाज उड़ रहा है तो पूछेगा बच्चा कि मम्मी वो क्या है। ठीक है, बिल्ली कुत्ता देखेगा, नहीं समझ में आएगा तो उसके बारे में जानकारी आपसे प्राप्त करेगा। पक्षियों के बारे में, ठीक है, अलग अलग तरह की पक्षियां देखेगा उनके बारे में, ठीक है, और उनके रंग रूप के बारे में, पर्यावरण पेड़ पौधों के बारे में तमाम चीजें आपसे जानेगा। किसकी वजह से? जिज्ञासा की वजह से। और यह क्या है? एक मूल प्रवृत्ति है बच्चे की। और इसी का जो हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसे काम में ला सकते हैं किसके? बच्चे के सीखने में। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आत्मरक्षा और पलायन और पुत्रेषणा से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। तो वर्तमान समय में हम जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका अध्ययन मानव के व्यवहार का अध्ययन का विषय है। ठीक है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो मानव के व्यवहार का अध्ययन करने का विषय है। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी आप चेतना, मस्तिष्क या आत्मा नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसे पहले माना जाता था। जो साथियों इधर मनोवैज्ञानिक आए उन्होंने मनोविज्ञान को साथियों किसका विज्ञान बता दिया? आत्मा का, या आत्मा का नहीं साथियों किसका? व्यवहार का विज्ञान होता है। किसका? व्यवहार का विज्ञान बता दिया है। इसलिए वर्तमान समय में हम मनोविज्ञान का उपयोग मानव के व्यवहार के अध्ययन में करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक को अपने छात्र की प्रशंसा जिस आधार पर करनी चाहिए वह है। तो छात्र की प्रशंसा करनी चाहिए, उसका आधार क्या है? तो चलिए देखते हैं। आपका पहला ऑप्शन है जो उसकी प्रशंसा करता है। ठीक है, यानी कि जो छात्र एक अध्यापक की, मान लीजिए मैं एक अध्यापक हूं, तो जो छात्र मेरी प्रशंसा करेगा क्या मैं उसकी प्रशंसा करूं? ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वह छात्र गलत हो, अच्छे कार्य ना करता हो, पढ़ने में अच्छा ना हो, बदमाशी करता हो, तो इस प्रकार हम उसी की प्रशंसा नहीं करेंगे जो हमारी प्रशंसा करेगा। ठीक है, अगला ऑप्शन है जो उससे प्रश्न पूछता है। जो अध्यापक से प्रश्न पूछेगा उसकी हम प्रशंसा करेंगे, क्योंकि बच्चा अधिक से अधिक जानने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इस प्रकार हम बच्चे की प्रशंसा करेंगे, जो हमसे कक्षा में क्वेश्चन पूछता है, नई नई चीजें जानता है, तो अन्य बच्चों के अंदर भी जिज्ञासा बढ़ेगी जानने की, समझने की। ठीक है, तो इस प्रकार शिक्षण प्रक्रिया को हम अधिक प्रभावी बना सकते हैं। अगला है शांतिपूर्वक सुनता हो, जो सदा आज्ञा पालन करता हो। नहीं, ये आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है किस शिक्षाविद ने पाठ योजना के पद सुझाए हैं? तो शिक्षाविद ने पाठ योजना के पद किसने दिए थे? तो आपका सही उत्तर साथी हो जाएगा J.F. हर्बर्ट ने। ठीक है, J.F. हर्बर्ट ने पाठ योजना के पद सुझाए हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बाल विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन महत्वपूर्ण है? तो बाल विकास की दृष्टि से कौन महत्वपूर्ण है? तो आपका भोजन या पोषण नहीं। बाल विकास की दृष्टि से साथियों आपका वंशानुक्रम अथवा वातावरण जो है काफी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो बालक के विकास की दृष्टि से जो वंशानुक्रम है, ठीक है, और जो वातावरण है, ये दो चीजें ही आपकी मेन है बालक के विकास में। ठीक है, तो अगर बालक अच्छा वातावरण पाएगा तो विकास अच्छा होगा, उसका वंशानुक्रम ठीक ठाक है तो दोनों मिलाकर तो जो है आपका विकास बच्चा अच्छा कर ले जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि है। तो यहाँ पर सामाजिकता शब्द आ गई। तो सामाजिकता का विकास साथियों किस शिक्षण विधि द्वारा किया जाता है? तो आपका उत्तर सही हो जाएगा साथियों समाजीकृत अभिव्यक्ति। समाजीकृत अभिव्यक्ति मतलब होता है कि दिखाना। ठीक है, अभिव्यक्त करना, दिखाना। तो बच्चा साथियों अगर समाजीकृत अभिव्यक्ति को देखेगा
ठीक है, समझेगा, तो वहीं साथियों जो है उसके सामाजिक गुणों का विकास करने वाली सबसे अच्छी शिक्षण विधि होगी सामाजिक अभिव्यक्ति। ठीक है, तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी साथियों समस्या समाधान विधि है सभी गणित के अध्ययन में, ठीक है, परियोजना विधि है सभी विज्ञान आदि के, और व्याख्यान ये सभी इतिहास जी के आदि के जो है अध्ययन में किए जाते हैं। ठीक है, तो आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किंडरगार्टन विधि के बहुत से गुण है परंतु इस विधि में मुख्य महत्वपूर्ण है। तो किंडरगार्टन मतलब होता है साथियों, किंडर मतलब होता है बच्चा और गार्टन मतलब होता है बगीचा। तो इसमें बगीचे में बच्चा जो है साथियों खेल खेल के माध्यम से सीखता है। किंडर मतलब होता है बच्चा और गार्डन, गार्डन आप जानते हैं, गार्डन मतलब बगीचा। ठीक है, तो यही आपका किंडरगार्टन लिखा है, यानी बच्चों का बगीचा, और बच्चे उसमें साथियों खेल खेल के माध्यम से सीखते हैं। और यहाँ पर पूछा है मुख्य गुण क्या है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए खेल एवं करके सीखना। देखिए मैंने बताया कि किंडर मतलब होता है बगीचा, बच्चा, क्या किंडर मतलब होता है बच्चा और गार्डन मतलब होता है बगीचा। तो बगीचे में बच्चा क्या करता है, खेल करता है, और जब खेल करेगा तो कोई प्रयोग करेगा, कोई कार्य करेगा, और इसी माध्यम से बच्चा जो है खेल खेल के माध्यम से सीखता है। तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, काफी लंबा क्वेश्चन है, ऑप्शन से इसके ध्यान से देखिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की मदद करता है जब, तो शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की मदद करता है जब, पहला ऑप्शन देखेंगे, वह अध्यापक को बच्चों के प्रति लापरवाह बना देता है। बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान ही है जो अध्यापक को पढ़ाना लिखाना सिखाता है। ठीक है, तो तरीका बताता है कि कौन सा तरीका अपनाएं, कौन सी शिक्षण विधि अपनाएं, किस बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करें। तो यहाँ पर लापरवाह नहीं बनाएगा, पहला ऑप्शन गलत हो गया। वह अध्यापक को दर्शन शास्त्र और सामाजिक विज्ञान के प्रति उपेक्षित, उपेक्षित आ गया शब्द, ये भी गलत हो गया। ठीक है, वह आवश्यक पर्यावरण को दूर करता है, गलत, आवश्यक पर्यावरण को दूर करने से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। अगला हमारा ऑप्शन है, वह अध्यापक को अधिगम के नियमों एवं प्रक्रियाओं के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। ठीक है, तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो अध्यापक को साथियों अधिगम के जो नियम है, यानी कि सीखने को जो नियम है और जो प्रक्रिया है उसके प्रति क्या करता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब होता है साथियों एक सीक्वेंस से नियमबद्ध तरीके से सीखना। ठीक है, तो ये आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन कैसा हो सकता है। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। बिल्कुल आपका सही जवाब पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो कैसा परिवर्तन होगा, हम बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाएंगे। ठीक है, बच्चों को मुख्य भूमिका में रखेंगे अपने आप को, यानी कि शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर राजा महाराजाओं वाली फीलिंग अपने आप को स्पेशल नहीं समझना है। आप बच्चों के क्या हैं, आप बालक के एक क्या है, सुगम करता है। ठीक है, आप मार्ग पर चलने का केवल तरीका बताते हैं, बाकी बच्चा मार्ग पर खुद चलेगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था फेल होती है। ठीक है, बच्चा फेल नहीं होता है। तो इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। देखिए रटने को प्रोत्साहित देगा, रटने की बात जहां पर आएगी वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अग्र शिक्षण तकनीक अपनाकर नहीं, शिक्षण परिणामों को केवल परीक्षा कराकर नहीं, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन किसका है। तो यहाँ पर एक कथन दिया है, फिर से कथन को पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा और कथन को याद करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है। तो जो शिक्षा है साथियों वो मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता, जो व्यक्ति के अंदर क्षमता है कुछ करने की, उसका परिपूर्णता से विकास करती है। यह कथन किसका है, तो यह कथन आपका विवेकानंद यानी स्वामी विवेकानंद जी का है, और इन्होंने जो है भारत को एक नई पहचान दिलाई थी। ठीक है, इन्होंने जो है विश्व सम्मेलन में भाग लेकर काफी इतने अच्छे से भाषण दिया था, और इनका जो माइंडसेट था काफी कमाल का था। ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम आज तक हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है विवेकानंद ने कहा था कि शिक्षा जो है मनुष्य के अंतर्निहित जो क्षमता होती है उसको परिपूर्णता से विकास करती है। ठीक है, चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। शारीरिक मानसिक एवं व्यक्तित्व विकासों की मूल आधारशिला किस काल में रखी जाती है। तो साथियों बालक के शारीरिक मानसिक एवं व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी के विकास में मूल आधार किस अवस्था में रखी जाती है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका बाल्य अवस्था में। देखिए अवस्था का जो प्रकार बांटा गया है, पहला आपका आता है शैशवा अवस्था। ठीक है, 1 से
6 वर्ष तक, 0 से 6 वर्ष तक, और बाल्यावस्था आपका 6 से 11 वर्ष तक, किशोरा अवस्था 11 से आपका 15 वर्ष तक, और प्रौढ़ावस्था आपका इसके बाद का अवस्था है। तो साथियों इसमें जो साथियों मानसिक, शारीरिक और व्यक्तित्व विकास की मूल आधारशिला है वो बच्चों के बाल्यावस्था में आता है। ठीक है, आधारशिला इसमें रख दी जाती है। इसी बाल्यावस्था में बालक का विकास अधिकतर हो जाता है। ठीक है, यही निर्धारित कर देता है बाल्यावस्था कि बालक का विकास किस हद तक जाएगा। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? तो ध्यान से देखिएगा, पहला ऑप्शन है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, दूसरा है संवेदी गामक क्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। देखिए साथियों, जो जीन पियाजे ने अवस्थाएं दी थी संज्ञानात्मक विकास की, उन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। पहला था आपका संवेदी गामक अवस्था, ठीक है, दूसरा था आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, क्या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरा था आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा था आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसी को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, जो आपका संवेदी गामक अवस्था है ये आपका 0 से 2 वर्ष है, और आपका जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है ये आपका है 2 से 7 वर्ष, और आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है आपका 7 से 12 वर्ष, और जो आपका लास्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये आपका 12 से 15 वर्ष की अवस्था है। ठीक है, तो इसमें आपका उपयुक्त सभी उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों अवस्थाएं आपकी संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यह कथन है कि एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा, निम्न में से किस सीखने के सिद्धांत को इंगित करता है? ठीक है, तो ऑप्शंस के देखकर हम उत्तर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, चलिए देखते हैं आपका उत्तर क्या हो जाएगा। पहला है हल का प्रबलन का सिद्धांत, क्या यह होगा? ठीक है, दूसरा है गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो उत्तर हो जाएगा साथियों, आपका गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धांत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक उत्तेजक प्रतिमान की बात की गई है, और जो एक क्रियाशील के समय, जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, तो यहाँ पर गुथरी ने जो है ये उत्तेजक प्रतिमान की बात की है, तो यहाँ पर गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धांत इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में कौन से कथन सही हैं? पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी को जानने में सहायक है, तो मनोविज्ञान शिक्षार्थी को जानने में बिल्कुल सहायक है। और दूसरा है शिक्षक को स्वयं को जानने में, बिल्कुल शिक्षक स्वयं को भी पता लगा सकता है कि वह कैसा जो है योगदान बच्चों को दे पा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। अगला है प्रभावी अधिगम प्रक्रिया में सहायक, बिल्कुल आपका जो है कितना बच्चा आगे बढ़ रहा है, कितना बच्चा सीख पा रहा है, अधिगम प्रक्रिया कितना प्रभावी है, इसको जानने में आपका सहायक होगा मनोविज्ञान। अगला है शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि में सहायक, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। इसलिए चारों ऑप्शन सही हैं, अतः ऑप्शन 4 नंबर यानी कि ए, बी और सी, डी चारों आपके सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है? तो किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है? तो आपका रट कर सीखना आ गया, गलत हो गया। अर्थपूर्ण सीखना गलत हो गया। खोजपूर्ण सीखना, ठीक है, यहाँ पर आपका खोजपूर्ण सीखना, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशुबेल के अनुसार सीखने में समस्या क्या समाधान किस में होता है? खोजपूर्ण सीखने में होता है। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शन आपके गलत होंगे, यहाँ पर खोजपूर्ण अधिगम की बात की गई है आशुबेल द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, मतों तथा भावनाओं का आदान प्रदान कहलाता है, क्या कहलाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा संप्रेषण। संप्रेषण क्या होता है साथियों? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, मतों तथा भावनाओं का आदान प्रदान ही क्या होता है? संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू पुस्तक किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक की है? तो ये एक पुस्तक का नाम दिया है, एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू, ये किसकी पुस्तक है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डेविड आशुखेल का। ठीक है, डेविड आशुखेल का है, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको आप जरूर जानते रहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्य नहीं है? ठीक है, यहाँ पर नहीं है की बात कर रहा है, तो चलिए देखते हैं। पहला है व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता, तो यह मानसिक स्वास्थ्य
के बारे में सत्य कथन है, तो ये नहीं होगा उत्तर, क्योंकि यहाँ पर नहीं है पूछा है। दूसरा है प्रक्षेपण एवं प्रतिक्रिया निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है प्रक्षेपण एवं प्रतिक्रिया निर्माण की प्रक्रिया मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्य नहीं है, ठीक है। बाकी आपका जो है तनाव, अंतःद्वंद एवं हताश को कम करना, ये भी आपका जो है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताता है। और जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करने एवं सामना करने की योग्यता जो है, ये भी मानसिक स्वास्थ्य की बात करता है, ठीक है। यानी कि अगर पहला और तीसरा और चौथा ऑप्शन आपके आप जानते हैं तो ये मानसिक स्वास्थ्य को बताएंगे। बाकी आपका दूसरा जो है ये मानसिक स्वास्थ्य से कोई लेना देना इसका नहीं है। तो इस प्रकार साथियों आपका क्लास आज खत्म होता है और अगली वीडियो मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तथा अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।